हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुरेश जहांगीर स्वागत करता हूँ आपका एसजे मैथ एंड साइंस में। दोस्तों हमने है जो लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 को भी है जो कंप्लीट कर लिया, और अभी तक हमने है जो चैप्टर 1 को, सेकंड को और थर्ड को, इन तीनों को है जो कंप्लीट कर लिया। और मैंने है जो इन तीनों चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th मैथ के नाम से, तो आप है जो वहां जाके उस प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, है ना दोस्तों। चलो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, मतलब नया वीडियो नया चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, है ना। इसमें है जो हम आज इस वीडियो में ना जो बात करेंगे वो हम करेंगे इंट्रोडक्शन की। मतलब चैप्टर 4 में हमारे जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन है कौन कौन से उसमें फॉर्मूलेज काम में आएंगे, कौन कौन से उसमें कॉन्सेप्ट काम आएंगे, मतलब बेसिक बातें है ना जो इसके लिए जाननी जरूरी है, उन सब के बारे में बात करेंगे। हेलो, चलो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। तो उसकी है जो डेफिनेशन लिखी है मैंने, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2। ठीक है, अब मैं हिंदी में भी समझा देता हूं आपको। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण होती है ना, वो क्या होती है, वो एक तरह से बहुपद होता है जिसमें सिंगल वेरिएबल मतलब एक चर होगा। ठीक है, चाहे x हो चाहे y हो, कोई भी हो, एक चर होगा और उसकी जो डिग्री होगी ना, जो घात होगी वो 2 होगी। घात का क्या मतलब हुआ कि भाई x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 होनी चाहिए, y की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो आता है अपने पास बहुपद, उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, मेरे पास मैंने दे लिया और 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक तरह से क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्या है, देखो आपके पास x है, वेरिएबल भी एक है और जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2, तो वो देख लो x की पावर 2। तो ये होगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, वो होती है, आप ध्यान रखना कि मतलब जो इक्वेशन दे रखी होगी ना, हमें उस फॉर्म में बनानी पड़ेगी। थोड़ा ऊपर नीचे होगी ना तो भी उसे इक्वेशन को इस फॉर्म में बनानी पड़ेगी। तो हम क्या बनाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो जहां पर a क्या होगा, a होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b क्या होगा, x का कोफिशिएंट, c होगी जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो अचर पद होगा उसको हम c में लिखेंगे, और इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो हो गया अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, इसी में अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसमें यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। तो वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। इसमें है ना एक्स स्क्वायर का पद होना चाहिए, एक्स का पद हो नहीं हो उसमें कोई जरूरी नहीं है, हो तो भी अच्छा है, नहीं तो भी अच्छा है, लेकिन एक्स स्क्वायर का पद होना ही चाहिए। और ए है ना, ए हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, उसको हमें पूर्णांक के फॉर्म में बना के इस तरह से बनानी होगी। चलो नेक्स्ट हम आते हैं अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, उस पे कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल निकाल सकते हैं, उस पे बात करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन करने के मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं। तो इस जो चैप्टर में है हम जो 2 प्रकार से मेथड यूज करेंगे। पहला अपना होगा फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड होगा हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जो फॉर्मूला था ना, उससे हम निकालेंगे, और जो हम फर्स्ट हम बात करेंगे वो करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड की। ठीक है, तो हम पहले हम बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की। उसमें क्या होता है, देखो फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जैसे मेरे पास दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें कोई इक्वेशन दे रखी है। अब उसको हमें है जो फैक्टर में तोड़ना है। तो फैक्टर किसके होंगे, तो आपके जो फर्स्ट टर्म होगी जिसका जो एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगी, इनको हमें है जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और इसका कितना है कांस्टेंट वैल्यू, वो है 3। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6। इसका हमें करना पड़ेगा फैक्टर। वैसे इसका 2 into 3 होता है, बड़ी संख्या हो तो उसके लिए, वैसे इसको मैं 2 3 का 1। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, और 1 भी होता है इसका फैक्टर। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी, मतलब 1 होता है इसका फैक्टर, कि यहाँ यूज नहीं आने वाला, आता है कभी कभी, नहीं भी आएगा, लेकिन 1 फैक्टर होता है। अब इसको हमें है ना 2 और 3 को लेना यूज, 1 को भी ले सकते हैं, कोई है नहीं, लेकिन 2 और 3 को लेते हैं। 2 और 3 को हमें इस तरीके से यूज लेना है, तो अगर उसको हम जोड़े या घटाए, उसका जो मान है ना, ये आना चाहिए -5 के बराबर।
क्या आना चाहिए, -5 के बराबर। तो आप अगर माइनस के ही 2 लोगे और माइनस के ही 3 लोगे तो माइनस के 2 और माइनस के 3 हो जाएंगे -5। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मतलब ये 2x² को 2x² लिख दिया। अब ये -5 को है ना, ये वाली टर्म इसको मैंने तोड़ के लिख दिया -2x -3x। कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, यही बन के वापस हो जाएगा। मतलब हमने इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन उसको इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन निकल जाए, ठीक है। प्लस के 3 = 0। अब क्या करते हैं हम, फर्स्ट 2 टर्म होती है ना, उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ही आएगा। इसको आपको लिखना है इस टर्म फॉर्म में ही है, ठीक है। तो यहां पर देखो आप 2 कॉमन आ रहा है, चलो 2 भी कॉमन आ रहा है, x² है या x है तो x कॉमन आ रहा है, ठीक है। चलो ये हमने, तो ये तो आ गया x और यहां पर क्या 1 आ जाएगा, मतलब 2x में से पूरा है ना कॉमन ले लिया। अब यहां देखो, यहां पर आपको क्या कॉमन आ रहा है, 3 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। चलो अब यहां पर प्लस लेना या माइनस वो आप देखेंगे इसके में, ठीक है ना, जो थर्ड टर्म है उसमें। तो इसमें माइनस है तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो -3 पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x बच गया भाई, माइनस भी बाहर आ गया और 3 भी बाहर आ गया। इधर देखो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ प्लस में माइनस कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा, ठीक है। फिर 3 में से लिया तो ये आ गया 1। अब देखो इसमें भी ये पूरा हो गया और ये पूरी टर्म होगी, एक तरह से ये टर्म होगी और एक तरह से ये टर्म होगी। तो इसमें आप देखिए तो x - 1 कॉमन आ रहा है और x - 1 इसमें से ले लिया और x - 1 इसमें से ले लिया, तो क्या बच गया 2x - 3, 2x - 3 बच गए। अब इन दोनों को वैल्यू है ना, ये देखो बराबर में इक्वल में 0 चल रही थी, ये 0 = 0। तो देखो ये दोनों गुणे में, तो हम एक बार क्या करेंगे, x - 1 को क्या रखेंगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ गई। दूसरी तरह 2x - 3 को क्या रखेंगे 0, तो 2x = 3 एंड x = 3/2। तो एक x की वैल्यू अपने पास आ गई 3/2 और एक x की वैल्यू आ गई अपने पास 1। तो ये हो गया अपना फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब देखो यहां पर x² है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 आएगी, ये भी ध्यान रखना आपका, ठीक है। अगर x की पावर 1 होती है तो उसमें x की वैल्यू 1 आती है, x की पावर 2 है तो x की वैल्यू भी 2 आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, मूल बोलते हैं, ठीक है। अगर x की पावर 4 होती है तो x की वैल्यू 4 आती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो ये हमने देख लिया भाई फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो एक तरह से हमने थोड़ी ऐसे एग्जांपल देके बात की, बाकी हम जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें और भी ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। मैथ है ना, हमेशा एग्जांपल क्वेश्चन करने से ही बहुत ज्यादा समझ में आती है। ये सब थोड़ी की बात है ना, एक बार समझ आती है, जब उसको अप्लाई करोगे ना तब आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं, तो वो अप्लाई करोगे तब आपको वो गलतियां समझ में आएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैथ में आप प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। चलो दोस्तों, हम नेक्स्ट आते हैं अपना यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट आता है अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो मैं लिखता हूं। तो x की वैल्यू निकालनी हमें, तो x = मतलब x की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, -b, ठीक है, प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a, ठीक है। अब आपको यहां देखना होगा कि भाई b क्या है, a क्या है। उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, वो इस फॉर्म में लिखी थी ना, ax² + bx + c = 0। तो वही यहां से हमें ABCD निकालने होंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो a क्या हो जाएगा अपना x² का कोफिशिएंट, b क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट और c क्या हो जाएगा अपना कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। फिर हमें है जो इसके फॉर्म में यहां पर रखना है, फिर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, वो हम क्वेश्चन करेंगे तब अपने पास आ जाएगी। चलो देखते हैं। अब एक नेचर ऑफ रूट आता है, ठीक है, मतलब जो रूट की प्रकृति होती है ना वो क्या होती है। उससे पहले आप देखें तो ये जो रूट के अंदर जो लिखा हो ना b² - 4ac, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, मतलब उसको पूरे को हम d बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। तो इस d के अकॉर्डिंग हमें है जो नेचर निकालना है रूट का, ठीक है। तो मैं लिखता हूं नेचर ऑफ रूट, ठीक है। अब रूट्स क्या होते हैं आपको पता है, मूल होते हैं। अब मूल कितने आएंगे, 2 आएंगे। अभी करेंगे एक एग्जांपल, उस पे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर d की वैल्यू, ठीक है, d की वैल्यू > 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। > 0 मतलब 1 2 3, 0 भी नहीं, 1 2 3 4 ऐसे। तो ये क्या संख्या आएगी, पूरी पूरी पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव हो गया तो इसका कुछ ना कुछ रूट होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी ना, अपने पास 2 रूट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 रूट मिलेंगे, और वो भी क्या मिलेंगे,
मतलब अलग अलग रूट मिलेंगे, ठीक है। चलो मिलेंगे तो सारे में ही 2 रूट, लेकिन इसमें जो रूट मिलेंगे ना वो हमें अलग अलग रूट मिलेंगे, ठीक है। अगर देखो डी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो 0 के बराबर होगा मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हट ही जाएगा एक तरह से, तो सारे दोनों रूट है ना वो सेम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दोनों रूट सेम मिलेंगे। वो कौन से मिलेंगे? -b/2a। सीधा आप, अगर आपको पता है ये 0 होगा टर्म तो आप सीधा ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हो -b/2a, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना d इज लेस देन 0। इसका क्या मतलब हुआ? d लेस देन 0 का मतलब हुआ कि आपकी जो d की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो ये जो टर्म है ना रूट के अंदर कोई भी कुछ आएगी ऐसे नेगेटिव में आ जाएगा, है ना, नेगेटिव का आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो आएगी ना अपनी वो हो जाएगी एक तरह से काल्पनिक संख्या। अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी, वो आयोटा लेके करते हैं। तो इस तरह के हमारा जो आएंगे ना रूट वो आएंगे काल्पनिक रूट आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके नेचर ऑफ रूट। ये आपको अगर पूछे तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इस फॉर्मूले को आप यूज कैसे करोगे उसके लिए थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने फर्स्ट में लिया था, 2x² - 5x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस फॉर्म में रखना है। तो यहां पर आपको a क्या आ गया? 2 आ गया, b क्या आ गया? -5 आ गया, और c क्या आ गया? 3 आ गया। अब तो x बराबर आपके आ जाएगा -b मतलब -5, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये माइनस है जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट वाला है, ठीक है। प्लस माइनस दोनों लेने हैं, रूट के अंदर आएगा b² तो -5 का स्क्वायर, b² -4ac तो 4 का 4, a अपने पास कितना है? 2 और c अपने पास कितना है? 3 अपॉन 2a मतलब a मतलब 2। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस तो हो गया आपके प्लस, ठीक है। ये प्लस माइनस रहेगा। ये देखिए आप रूट को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, -5 का स्क्वायर भी क्या होगा? 25 होगा, माइनस के माइनस 4ac तो 4 × 2 8, 4 × 2 8 और 8 × 3 24। क्या आएगा? 24। ये आ गया। चलो तो इस तरह से इसमें और अपॉन के 4। अब इसको देखो ये 25 में से 24 गया तो 1 बचेगा। तो 1 क्या है अपना? मतलब 0 से बड़ा है। तो इसमें जो आएंगे रूट वो क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे दोनों। तो इसको मैं सीधा ही लिख सकता हूं 5 ± 1 अपॉन 4x, ठीक है। तो अब देखो अब x की वैल्यू 2 कैसे आएगी? तो एक बार हमें प्लस लेना है और एक बार हमें माइनस लेना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, x = 5 + 1 अपॉन 4। एक बार तो मैंने ऐसे ले लिया और एक ले लिया x = 5 - 1 अपॉन के 4। तो देखो ये कितना आ गया? 5 + 1 6 अपॉन 4 मतलब 6 अपॉन 4। इसको मैंने काट दिया 2 से तो x = 3/2। वही आई थी वैल्यू अपनी भी x में, इसमें भी यही आ रही है। और ये x = 5 - 4 = 4 तो 4 अपॉन 4 = 1। तो आई ना सेम वैल्यू, मतलब अपने पास वैल्यू सेम आएगी, ठीक है ना। मैथ में कभी भी वैल्यू मतलब जो आंसर है ना कभी भी चेंज नहीं होता, बस उनके मेथड चेंज हो सकते हैं। आप चाहे कान ये पकड़ो चाहे कान ये पकड़ो, बात वो को है। मतलब आप चाहे इस मेथड से करो या फैक्टराइजेशन मेथड से करो, आंसर आने सेम है। बस वो है कि आपको बताया है कि भाई उस मेथड से करो तो आपको वही करना पड़ेगा। आपने बताया तो फैक्टराइजेशन वाला है और आपने ये फॉर्मूला लगा के कर लिया कि सर हमारा आंसर आ गया, तो वो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। वो आपके हो सकता है एक आधा नंबर दे दे अगर आंसर के, बाकी ऐसे नंबर मिलते नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमने जो ये बेसिक सी बातें कर ली इस वीडियो में, ठीक है। अब इस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की और इसका इंट्रोडक्शन इतना ही है। बाकी जो एक्सरसाइज आएंगे उस पे जो क्वेश्चन आएंगे उस पे सारी बातें करेंगे, है ना दोस्तों। तो आज के इतने वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप है ना कमेंट करते नहीं हो, लाइक करते नहीं हो, तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई आपको ऐसा हमारी जो बताई गई चीजें कुछ पसंद आ रही है नहीं आ रही है, उससे कुछ हमें भी नहीं पता चलता कि भाई आपको कैसा क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इससे हाँ आपकी रिक्वेस्ट है कि भाई आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है।
और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, और जिन्होंने भी है अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि जरूर सब्सक्राइब करें, है ना दोस्तों। ये थोड़ा वीडियो आने में टाइम लग गया क्योंकि वो बिपरजॉय वाला तूफान चल रहा था, तो उसका असर की वजह से आसपास में लाइट वगैरह थी नहीं, तो उसकी वजह से वीडियो भी नहीं बना पाए, है ना। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 4.1 को लेके। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।